ये 2022 का एमपीटेट का पेपर है ना, लाइफ साइंस का। और आज मैं इसका रिवीजन करवाऊंगा। पिछली बार मैंने कंप्लीट करवा ही दिया था। क्वेश्चन है, निम्नांकित हाइड्रेट्स का उनके बॉन्ड एंगल के घटते हुए क्रम का सही सीक्वेंस क्या है, ऐसा पूछा जा रहा है। तो मैं आपको बता देता हूँ, इसका जो कोण का एंगल होता है 104 डिग्री 0.5 है ना, इसका होता है 92.1 है ना, इसका है 91 और इसका है 90। तो अपना आंसर ही सीधा सीधा यही हो जाता है, क्योंकि इन्होंने कहा है घटते हुए क्रम में, तो सबसे बड़ा एंगल छोटा फिर छोटा, और बाकी के में देखते हैं। यहाँ आ जाएगा तो ये बड़ा एंगल हो रहा है, ये बीच में, इसका मतलब अपना राइट आंसर यही है। ठीक है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज, एक मिनट, ये मैडम का मैसेज आ रहा है। एक मिनट है ना। हाँ, अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन, वो सॉरी, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज इन फाउंड, कौन किस में हमें इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने के लिए मिलती है। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर ये हाइड्रोजन फ्लोराइड, एम क्लोरोफेनिकॉल और वाटर में, इन सब में हमें इंटर मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने के लिए मिलती है ना। और जबकि हम यहाँ देखते हैं, जो अपने पास ओ क्लोरोम फेनिकॉल है, यहाँ पर हमें जनरली इंट्रा मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने के लिए मिलती है। वैसे इसके लिए एक फॉर्मूला भी था, मतलब किस किस थी है, एक्चुअल में यहाँ डिटेल में तो नहीं डिस्कस करा मैंने। ओ एन एफ, ओ एन एफ के केस में जनरली यहाँ पर ओ जुड़ा है एन या एफ के केस में, है ना। तो हमें यहाँ पर मिल जाएगी इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादातर केस में, है ना। और हाइड्रोजन ऑक्सीजन है ना, एच एफ, ये सब जुड़ेंगे तो ये इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। नेक्स्ट वन है अपने पास, फॉर विच, या फिर किसके लिए अर्ध आयुकाल विलयन के आरंभिक सांद्रण के समानुपाती होता है ना। तो यहाँ पर इसका जो आंसर है, देखो मैं यहाँ पर जो चार लिखे हैं, तो यहाँ पर एक पूरी रिएक्शन है और आपको याद करनी पड़ेगी। ये इसका आंसर है, शून्य कोटि की जो अभिक्रिया होती है, इसके लिए क्या होता है, अर्धायुकाल विलयन के लिए आंद्रण, इसके सांद्रण के समानुपाती शून्य कोटि की अभिक्रिया होती है। ये एक पूरी रिएक्शन है, मैंने आपको बताया था। अगर मान लो अर्ध आयुकाल जीरो है, जैसे जीरो ऑर्डर है ना, तो यहाँ पर सांद्रता बढ़ने पे समय भी बढ़ेगा। ठीक है, तो समानुपाती हुआ। अगर मान लो एक है ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर लिखा है, तो यहाँ पर सांद्रता पे कोई डिफरेंस नहीं पड़ेगा, लेकिन जो सांद्रता पे डिफरेंस नहीं पड़ेगा, अर्ध आयुकाल भले ही चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर इसमें कॉन्सेंट्रेशन के साथ इसमें टाइम भी बढ़ता है, ऐसा है। नेक्स्ट है, यदि किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता 1 ग्राम मोल प्रति लीटर है, तो उस विलयन का पीएच क्या होगा। ये भी ये आंसर भी डी है, डबल जीरो वाला, है ना। नेक्स्ट, सबस्ट्रेट की सांद्रता जिस पर एक एंजाइम आधा अधिकतम वेग प्रदर्शित करता है, उसको क्या बोलते हैं। तो ये भी मैंने बताया था, के एम वैल्यू कहा जाता है ना, के एम वैल्यू कहते हैं। नेक्स्ट है अपने पास, आइसो एंजाइम की किस रूप में व्याख्या की जा सकती है। मैंने आपको बताया था, अलग अलग एंजाइम जो कई रूपों में होते हैं और एक ही प्रकार की प्रतिक्रिया उत्प्रेरित करते हैं, मल्टीपल फॉर्म में अगर प्रेजेंट होते हैं और सेम टाइप की रिएक्शन करते हैं,
तो ये आइसो एंजाइम होते हैं। नेक्स्ट वन है, निम्न में से कौन सा को एंजाइम को 1967 में विटामिन के रूप में वर्गीकृत किया गया था? तो इसका जो आंसर है अपने पास कोएंजाइम क्यू है ना, कोएंजाइम क्यू है। नेक्स्ट वन है अपने पास, ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलीकरण में NADH के एक अणु के ऑक्सीकरण होने पर बनता है। मैंने आपको बताया ही था, NADH से 3 मॉलिक्यूल्स बनते हैं ना ATP के। FAD से 2 बनते हैं, FAD से 2 बनते हैं, है ना। और GTP बराबर होता है ATP, ठीक है। तो एक GTP तो अपना राइट आंसर ये हो जाता है। वैसे 2.5 के समथिंग आता है आजकल की जो नई वैल्यू। नेक्स्ट वन है अपने पास, सिस्टर्नी का वह कौन सा फेज जो डिक्टियोसोम बनाता है ना। तो ये भी मैंने आपको डिटेल में ही पढ़ाया था और ऐसे भी। तो जिसको प्रोक्सिमल फेस जनरली जो कॉन्वेक्स होता है ये बनाता है, फेस जो सामान्यतः उत्तल होता है ये बनाता है डिक्टियोसोम, है ना, डिक्टियोसोम। सिस्टर्नी का वह फेज जो डिक्टियोसोम का निर्माण करता है। नेक्स्ट वन है, राइबोफोरेंस होते हैं। राइबोफोरेंस क्या होते हैं आपको बताया था। वैसे तो ये ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं, है ना, ये ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं। अच्छा, ये क्या होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे पाए जाने वाले विशेष ट्रांस मेम्ब्रेन ग्लाइकोप्रोटीन है ना, जो क्या करते हैं, राइबोसोम्स को बाइंड करके रखते हैं। नेक्स्ट वन है, किस प्रकार के हिस्टोन प्रोटीन, ये मैंने आपको बता ही दिया था, है ना। तो इसका राइट आंसर भी सॉरी आंसर भी ये है। नेक्स्ट है, कोशिका झिल्ली में गति किससे सुनिश्चित होती है ना। तो देखो, की अगर हम बात करते हैं जनरली, तो आपको मैं बता देता हूँ, यहाँ पर ये सारी चीज़ें होती हैं, आयंस हों चाहे लिपिड में सॉल्युबल हों, आवेश की बात हो रही हो, है ना। तो यह राइट आंसर ही हो जाता है। नेक्स्ट वन है, सोडियम पोटेशियम पंप की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो ये भी ये हॉडकिन और केन्स ने सोडियम पोटेशियम पंप की खोज की थी। नेक्स्ट वन है, निम्न में से कौन से जंतु की झिल्ली में अनसैचुरेटेड फास्फोलिपिड का परसेंटेज सबसे अधिक होता है ना। तो ये भी मैंने आपको वैसे बताया था, जो अंटार्कटिक फिशेज होती है उनमें हमें मिल जाता है ना। नेक्स्ट वन है, चरघातांकी वृद्धि के समय प्रति घंटे में जनसंख्या वृद्धि दर क्या कहलाती है? तो इसको बोलते हैं ग्रोथ रेट, है ना, इसको ग्रोथ रेट बोलते हैं। नेक्स्ट है, कौन सा कथन सही है ना। तो वैसे तो मैंने आपको ये सब पढ़ा दिए हैं, लेकिन इसमें डायरेक्ट मैं आपको बता देता हूँ, विभाजन का गुणांक मापन विलय को तेल जल मिश्रण के साथ मिश्रित किया जाता है जब तक कि दोनों अवस्थाएं पृथक न हो जाए, है ना। तो इसका राइट आंसर यही था, बाकी का आप देख लेना। वैसे पिछली बार करवाया था, नहीं सॉरी मैंने क्या लगा दिया, 1 2 3 तीनों तीनों सॉरी, है ना। ये तो था, ये भी था, मैंने पढ़ा नहीं इसको। नेक्स्ट वन है, निम्न में से किसमें एन फॉर्मिल मिथियोनिन टीआरएनए अनुवाद प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ऐसा पूछ रहा है। तो इसका आंसर भी मैंने आपको बताया था। तो ये होता है यू बैक्टीरिया, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, है ना। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा सही युग, तो ये क्वेश्चन आता रहता है कि निम्न में से, देखो हमें पता है, मैंने आपको बताया था कि 3 स्टार्ट वो जो स्टॉप कोडॉन होते हैं, ऐसे करके याद रखो, 3 जगह यू लिख लो। ऐसे करके आग ओगा, तो ये तीनों स्टॉप कोडॉन है। लेकिन वो नाम पूछ रहा है इस बार, है ना, इन्होंने नाम पूछा है, तो आपको याद रखना पड़ेगा कि जी से अंबर है ना, जी से अंबर है, और यूएजी से, है ना, यूएजी अंबर है। आप कैसे भी करके नाम याद रखें। यूएए ओकर है ना, ओकर है। और यूजीए ओपल है ना। तो अब जहां पर भी मैच हो, यूएजी अंबर, तो ये मैच हो रहा है, ठीक है। यूएए ओकर, ठीक है, और यूजीए ओपल। आप जैसे भी याद कर पाए आप कर लो इसको, है ना।
नेक्स्ट इम्पोर्टेंट है, लैम्डा बैक्टीरियोफेज की लाइसोजेनिक और लाइटिक, लाइटिक और लाइसोजेनिक लैम्डा फेज ड्यू टू के मध्य संक्रमण का कारण क्या है, वो ऐसा पूछ रहा है। तो ये इस साइट स्पेसिफिक रिकॉम्बिनेशन है ना, स्थल विशिष्ट रिकॉम्बिनेशन। नेक्स्ट है जीरोडर्मा पिगमेंटोसा, एक रोग है जो तंत्रिका असमानताओं से जुड़ा है। दूसरा, निम्न में से किसकी विफलता से इस रोग के लिए उत्तरदायी होता है, तो ये भी मैंने आपको वैसे बता दिया था, है ना। ये रहता है न्यूक्लियोटाइड एक्सीशन रिपेयर के द्वारा। इस रोग में क्या होता है, यूवी रेज से डीएनए को क्या हो जाता है, थायमिन डाइमर को ठीक करने वाला जो एनईआर सिस्टम है वो खराब हो जाता है, जिसके कारण जीरोडर्मा पिगमेंटोसा हो जाता है। नेक्स्ट वन है अपने पास, लैम्डा बैक्टीरियोफेज में एन तथा क्यू प्रोटीन क्या है, एन तथा क्यू प्रोटीन क्या है, तो ये जनरली है है एंटी टर्मिनेशन फैक्टर, है ना। दोनों बोथ आर एंटी टर्मिनेशन, एन भी है और क्यू भी है, ठीक है। याद रखेंगे कुछ पॉइंट। इकोलाई निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम डीएन सहलग्नी या लिंकेज संख्या को बढ़ाकर डीएनए की शिथिलता प्रदान करता है। तो टोपोआइसोमरेज के बारे में तो हमने पढ़ा है, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे दे दिए आंसर, है ना। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा, टोपोआइसोमरेज फर्स्ट और थर्ड जो होता है ये रिस्पॉन्सिबल रहता है, ठीक है। नेक्स्ट है एम आई आर एन ए रिलेटेड है, एम आई आर एन ए किससे रिलेटेड है ना। एम आई आर एन ए को हम आपको पहले कभी बताया माइक्रो आरएनए, है ना, इसको माइक्रो आरएनए कहते हैं। और ये रिलेटेड है रेगुलेटरी ऑफ जीन एक्सप्रेशन बाय ब्लॉकिंग द ट्रांसलेशन ऑफ स्पेसिफिक एमआरएनएज एंड कॉजिंग देयर डिग्रेडेशन, है ना। विशिष्ट एमआरएनए के अनुवाद को अवरुद्ध करके इनके शरण द्वारा जीन अभिव्यक्ति के विनिमय से रिलेटेड है, ठीक। नेक्स्ट वन है अपने पास प्रोकैरियोटिक सिग्मा 32 फैक्टर ऑफ आरएनए पॉलीमरेज। इनमें से क्वेश्चन आएगा, मैं फिर से बता रहा हूँ कि आप आरएनए पॉलीमरेज में से एक क्वेश्चन आएगा, है ना। तो इसका राइट आंसर है इकोलाई में इज रेस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ हीट शॉक प्रोटीन, है ना। तो जो सिग्मा फैक्टर है ये हीट शॉक प्रोटीन के लिए रेस्पॉन्स इकोलाई में। और तो सिग्मा 38 आता है तो ये स्टेशनरी फेज के लिए होता है ना। 38 आता है तो स्टेशनरी फेज के लिए होता है। और स्पोरुलेशन के लिए सिग्मा एफ करके आता है, सिग्मा एफ, एफ एफ, है ना। तो आप जैसे भी हैं याद रख लो। नेक्स्ट है निम्न में से एक लिपिड आधारित सेकेंडरी मैसेंजर का उदाहरण है, ये भी मैंने आपको बताया है ना। ये क्या होता है निम्न में से एक, ये IP3 का उदाहरण मैंने बताया था। ये क्या होता है, इन ट्राईफॉस्फेट होता है ना। फॉस्फेट लिपिड के टूटने के बाद बनता है, इससे लिपिड फॉस्फेट सेकेंडरी मैसेंजर माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है विच टाइप ऑफ सेलुलर कम्युनिकेशन इन्वॉल्व इन ट्रांसफर ऑफ मॉलिक्यूल्स या आयंस डायरेक्टली बिटवीन इन सेल्स। ये भी मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार की कोशिकाओं में संचार आसन या द्वारा स्थानांतरित है। तो इसके लिए मैंने आपको बताया था गैप जंक्शन, जब गैप जंक्शन आपस में कम्युनिकेट होते हैं तो गैप जंक्शन सिग्नलिंग कहते हैं, ठीक है। सिग्नलिंग के केस में मैंने बताया खुद ही उसको काम करे तो उसको ऑटोक्राइन बोलते हैं, है ना। यानी बहुत सारे नेक्स्ट है डेस्मोसोम सेल जंक्शन है जो कोशिका के बीच मजबूत एडेशन प्रोवाइड करते हैं। डेस्मोसोम का प्रमुख घटक कौन सा होता है, तो डेस्मोसोम के केस में इसका जो मुख्य घटक होता है वो कैडरिन होता है ना। कैडरिन, जिसको डेस्मोग्लिन भी बोलते हैं, है ना। नेक्स्ट है बैक्टीरियल कीमोटैक्सिस में CEA
प्रोटीन किस एक रूप में कार्य करती है, वो ऐसा पूछ रहा है ना। तो ये जनरली हिस्टीडीन काइनेज के रूप में काम करती है। नेक्स्ट वन है, निम्न में से ऑटोक्राइन सिग्नलिंग का कौन सा उदाहरण है। जस्ट मैंने आपको अभी ऊपर बताया था ऑटोक्राइन, और ये कैंसर के केस में होता है ना। तो यहाँ पर है कैंसर कोशिकाओं द्वारा विकास कारकों को जारी रखना, जो आप स्वयं को क्या करते हैं, विकास के लिए प्रोत्साहित करते हैं, स्टिमुलेट भी करते हैं, रिलीज भी करते हैं। तो ऑटोक्राइन का उदाहरण हो जाता है। नेक्स्ट वन है, ट्यूमर दबाने वाले, ट्यूमर सप्रेसर जीन निम्न में से ट्यूमर बढ़ते। तो ये 53 का मैंने आपको उदाहरण बताया था। P53 जो होता है ट्यूमर सप्रेसर जीन है। ये क्या करता है, सेल साइकिल को कंट्रोल करता है और कैंसर नहीं होने देता है। नेक्स्ट है अपने पास डीएनए, विच पेयर ऑफ जीन कॉमनली इम्पोर्ट ऑफ डीएनए डैमेज मैकेनिज्म, है ना। डीएनए डैमेज मैकेनिज्म जीन का कौन सा जोड़ा भाग लेता है, ऐसा पूछ रहा है डीएनए के केस में। तो यहाँ पर रहता है एटीएम और एटीआर, है ना। एटीएम और एटीआर, देखो ये साइक्लिन डी और CMYC होता है। ये मुख्य रूप से सेल साइकिल में होता है और सेल के प्रोलिफरेशन में होता है। अभी अपन ने P53 का पढ़ा ही था, है ना, ट्यूमर सप्रेसर है। जबकि अगर कहीं कैस्पेज आ जाए तो ये प्रोग्राम सेल डेथ के लिए है ना, सेल डेथ से रिलेटेड है। प्रोग्राम सेल डेथ दो तरीके का होता है, एक नेक्रोसिस होता है, एक एपोप्टोसिस होता है। तो ये एपोप्टोसिस के लिए, नेक्रोसिस मतलब सडनली कोई चोट लग जाती है, फिर सेल्स स्वेलिंग हो जाती है और सेल डेथ होती है, तो वो नेक्रोसिस होता है। लेकिन जो जिसकी प्रोग्राम सेल डेथ होती है, मतलब एक निश्चित टाइम ड्यूरेशन के बाद अगर वो डेथ होती है, तो हम उसको एपोप्टोसिस बोलते हैं, है ना, जो कैस्पेस 3 के लिए है। नेक्स्ट यहाँ पर हम देखेंगे सी VRCA1 और P53, ये दोनों दोनों ही क्या हैं, ट्यूमर सप्रेसर है, ठीक है। नेक्स्ट वन है अपने पास, डेंड्राइटिक सेल्स का प्राइमरी फंक्शन क्या है। डेंड्राइटिक सेल्स का प्राइमरी फंक्शन क्या है, तो यही सीधा सीधा फंक्शन है टी सेल्स को एंटीजन पेश करना, है ना, प्रेजेंट एंटीजन्स टू टी सेल्स, ठीक है। पास जीरेंटोलॉजी, है ना, जीरेंटोलॉजी बोल करते हैं, है ना। कीट विज्ञान है, भ्रूण विज्ञान है, जीव विज्ञान है, बचा एक जरा विज्ञान, ठीक है। नेक्स्ट है गेमिटोजेनेसिस में किस प्रकार की कोशिका का विभाजन होता है। तो आपको बताया होगा कि यहाँ पर केवल अर्धसूत्री विभाजन होता है ना, केवल अर्धसूत्री विभाजन होता है गेमिटोजेनेसिस में। एक्रोसोम का निर्माण किस उपांग से होता है, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ कि इसके लिए गोल्जी बॉडी इज रेस्पॉन्सिबल, है ना। नेक्स्ट है शुक्राणु की सतह पर प्रोटीन युक्त पदार्थ होता है, इसको हम क्या बोलते हैं। तो इसको हम एंटी फर्टिलाइजिन बोलते हैं, एंटी फर्टिलाइजिन बोलते हैं। नेक्स्ट वन है कार्प प्राइमरी फंक्शन ऑफ कार्पस ल्यूटियम। कार्पस ल्यूटियम का प्राइमरी फंक्शन क्या है, तो ये जनरली एंडोक्राइन, है ना, ये क्या है, एक एंडोक्राइन ग्लैंड्स के रूप में फंक्शन करता है, और जो प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन होता है उसको सीक्रेट करता है। नेक्स्ट है मानव कार्सिनोमा से प्राप्त सर्वोत्तम ज्ञात कोशिका लाइन कोशिका कौन सी है। द बेस्ट नॉन एज लाइन ऑब्टेन फ्रॉम द ह्यूमन कार्सिनोमा। तो ये याद रखना होगा। वैसे तो ये बहुत पुराना कोशिका है ना, पुराना आंसर है हेला कोशिका। इसको मतलब ये एक महिला थी, हेनरीटा लेक नामक महिला थी, जिसको सर्वाइकल कैंसर से प्राप्त पहली कोशिका है ना। और इसको ऐसा बोलते हैं कि ये प्रसिद्ध मानव सेल लाइन है ना, ऐसा बोलते हैं। ये अमर कोशिका भी बोली जाती है। नेक्स्ट वन है विच कैविटी इज फाउंड इन गैस्ट्रुला स्टेज ऑफ एन एम्ब्रियो। तो इसका जो राइट आंसर है गैस्ट्रोसील, है ना, गैस्ट्रोसील होता है। नेक्स्ट है किसके अंडाणु में अंड द्वार उपस्थित होता है ना। तो वो पूछ रहा है किसके तो यहाँ पर इंसेक्ट्स जो होते हैं इनके केस में हमें मिल जाता है ना। एक छोटा छिद्र होता है इनके एग में, और जिसको हम माइक्रोपाइल बोलते हैं, है ना। नेक्स्ट है अपने पास क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना में जल विलेयक वर्णक फाइकोबिलिन्स का प्रोटीन से संबंध होता है।
द कनेक्शन वाटर soluble pigments phycobilins with protein in grana of chloroplast stage। ये क्या रहता है इसका? इसका आंसर डी है ना? हाईली स्टेबल रहते हैं, हाईली स्टेबल रहते हैं। नेक्स्ट है अपने पास क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक स्वतंत्र, है ना, पूछ रहा है स्वतंत्र नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया है। एक्चुअल में इसके दो आंसर हैं, एजोटोबैक्टर भी है और क्लास्ट्रीडियम भी है। लेकिन यहाँ पर एजोटोबैक्टर है, ये क्या है, एक एरोबिक बैक्टीरिया है, जबकि क्लास्ट्रीडियम है ये एक एनोरोबिक है। लेकिन दोनों ही फ्री, जिनको बोलते हैं फ्री नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया बोलते हैं। नेक्स्ट है फोटोसिंथेटिक यूनिट इज इन ग्रीन प्लांट्स आर। प्रकाश संश्लेषक की इकाइयां क्या होती हैं? तो ये भी मैंने आपको बताया है, इसको हम क्वांटासोम कहते हैं। नेक्स्ट है एक ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से उत्पन्न होने वाली एटीपी अणुओं की संख्या क्या होती है ना, ऐसा पूछा जा रहा है। तो एक्चुअल में इसको ना उन्होंने आयोग वालों ने डिलीट कर दिया है ना, इसको डिलीट कर दिया था, है ना। नेक्स्ट है अपने पास परिवर्तित होता है, ग्लाइकोक्सिलेज साइकिल इज कन्वर्ट करती है। ये तो मैंने आपको वैसे पढ़ाया है, ये वसा को कार्बोहाइड्रेट में, है ना, वसा कार्बोहाइड्रेट में, है ना, फेट टू कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट है पुष्पन का फ्लोरिजन जो सिद्धांत है ये किसने दिया था? तो ये दिया था जनरली चैलक्यान ने, है ना, चैलक्यान ने दिया था। और ये गार्नर और एलार्ड ने क्या दिया था? फोटो पीरियडिज्म दिया था। तो याद रख लेना इस नेक्स्ट एग्जाम के लिए। सर्वाधिक महत्वपूर्ण ओस्मोलाइट्स जो लवण या जल शुष्कता के कारण एकत्रित होता है ना। तो इसका जो राइट आंसर है अपने पास एमाइनो एसिड प्रोलीन, है ना। सर्वाधिक महत्वपूर्ण ऑस्मोसाइड जो जल शुष्कता के कारण एकत्रित होता है, मतलब वाटर स्ट्रेस की कंडीशन में। जब अपन को हिंदी नहीं समझ में आए तो एक बार इंग्लिश जरूर पढ़ लेना, ठीक है। नेक्स्ट है पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली प्रोटीन जो क्लोरोप्लास्ट प्रोटीन का 16% होती है। तो पृथ्वी पे ही पाई जाने वाली जो सर्वाधिक प्रोटीन है वो रूबिस्को है ना, रूबिस्को एंजाइम या प्रोटीन सर्वाधिक, है ना। और इम्यूनोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? इम्यूनोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? तो ये होते हैं रिकॉग्नाइज एंड बाइंड एंटीजन डिटर्मिनेंट्स, है ना, प्रतिजन निर्धारकों की पहचान कर उनसे जुड़ते हैं इम्यूनोग्लोबिन, ठीक है। नेक्स्ट है द सेकेंड हार्ट साउंड इज कॉज्ड बाय। सेकेंड जो हार्ट का साउंड आता है वो किसके कारण आता है? तो वो क्लोजर ऑफ एओर्टिक एंड पल्मोनरी वाल्व्स, है ना, धमनियों और फुफ्फुसी वाल्व के अंदर होने से, ठीक है। नेक्स्ट है ऑक्सीजन का एल्वोलाई में फुफ्फुसी धमनियों में रुधिर के अंदर संचलन होता है, किसके द्वारा होता है ऐसा पूछ रहा है। तो ये जनरली रिलेटेड है अपना पैसिव डिफ्यूजन से, ठीक है। ग्लूकोज का पुनः अवशोषण होता है, ग्लूकोज का पुनः अवशोषण किसमें होता है? तो इसका जो राइट आंसर है ये होता है प्रोक्सिमल ट्यूब में, है ना, समीपस्थ नलिकाओं में। नेक्स्ट है वृक्क में सोडियम के पुनः अवशोषण को बढ़ाता है, कौन बढ़ाता है? एल्डोस्टेरोन, है ना, एल्डोस्टेरोन बढ़ाता है, ठीक है। और जो थायरॉक्सिन है ये मेटाबॉलिक रेट को कंट्रोल करता है, जबकि एडीएच के केस में बताया था ये वाटर के मतलब एब्जॉर्बेशन रीअब्जॉर्बेशन को कंट्रोल करता है ना। ये सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूँ। नेक्स्ट है बाइल के फ्लो के कंट्रोल में निम्न में से किस हार्मोन की भूमिका रहती है? बाइल के केस की बात आ रही है तो यहाँ पर अगर इसके कंट्रोल की बात आ रही है कोलिसिस्टोकाइनिन, है ना, कोलिसिस्टोकाइनिन जो होता है, देखो गैस्ट्रिन क्या होता है, पेट में HCl के सीक्रेशन को उत्तेजित करता है। सीक्रेटिन क्या होता है, ये मुख्य रूप से बाइकार्बोनेट को सीक्रेशन को बढ़ाता है, ठीक है। तो ये हो जाता है। नेक्स्ट वन है जो पीनियल ग्लैंड्स है, ग्लैंड्स का हार्मोन जाना जाता है,
पीनियल ग्लैंड से निकलने वाले जो हार्मोन्स हैं उसको हम किस नाम से जानते हैं? तो इसको मेलेटोनिन बोलते हैं, है ना? इसको मेलेटोनिन बोलते हैं। नेक्स्ट है कुछ स्तनधारियों में विशिष्ट ऊष्मोत्पादक ऊतक पाया जाता है। सम मैमल्स है स्पेशल थर्मोजेनिक टिश्यू नॉन एच, है ना? इनको हम क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं ब्राउन फेट टिश्यू, है ना? ब्राउन फेट टिश्यू। नेक्स्ट है जब F1 संकर पौधों को उनकी किसी भी जनक कोशिका के जनक पौधों के साथ संकरित कराया जाता है, तब उस संकरण को क्या कहते हैं? किसी भी से करा अगर मान लो रिसेसिव से करा देते तो हम इसको टेस्ट क्रॉस बोलते हैं ना, और वो बात कर रहा है किसी से भी, तो किसी से भी वो हो जाता है बैक क्रॉस, ठीक है? या वो हेटेरोजाइगस हो या फिर डोमिनेंट वाला हो, अगर रिसेसिव से कराते तो हम उसको टेस्ट क्रॉस बोलते हैं। नेक्स्ट, ट्रांसमिशन ऑफ जीन आउटसाइड द न्यूक्लियस इन यूकैरियोट्स इज कॉल्ड। यूकैरियोटिक कोशिका के बाहर स्थित जीनों द्वारा लक्षणों की वंशागति को क्या कहते हैं? तो कोशिका है, कोशिका के केंद्रक की बात नहीं हो रही, बाहर के जेनेटिक मटेरियल से बात आ रही है, तो हम इसको क्या बोलते हैं? इसको देखो मैटरनल इनहेरिटेंस भी बोलते हैं, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस भी बोलते हैं, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस भी बोलते हैं, मतलब उपरोक्त सभी हो जाते हैं। एक दिन मैंने आपको पढ़ाया था 21वें नंबर का जो क्रोमोसोम का ट्राइसोमी है, ये किस सिंड्रोम का है उदाहरण, है ना? तो ये जनरली डाउन सिंड्रोम का उदाहरण है ना? डाउन सिंड्रोम का है। क्लीनफिल्टर सिंड्रोम में क्या होता है, इस यहाँ पर डबल एक्स हो जाते हैं। टर्नर सिंड्रोम में एक्स टर्न हो जाता है, मतलब एक एक्स हट जाता है। पटाउ सिंड्रोम में क्या होता है, मैंने आपको बताया था 13 क्रोमोसोम्स की ट्राइसोमी है ना? तो आप याद रखेंगे डाउन्स किसकी है, 21 नंबर के क्रोमोसोम्स की ट्राइसोमी है, ठीक है? एक क्वेश्चन आता है यहाँ से, तो आप याद रखना। एक परिवार की अनेक पीढ़ियों के लक्षण वंशानुगत स्वरूप का अध्ययन क्या कहलाता है? उसको पेडिग्री बोलते हैं, आपको पता हो तो, है ना? एक मिनट में भी देख लेता हूँ। हाँ, बिल्कुल सही है, इसको पेडिग्री ही बोलते हैं, ठीक है? नेक्स्ट है, यहाँ पर ये दिए हैं, है ना? बहुत सारे उदाहरण दिए हैं, तो अपन को मैच करने हैं। अभी अपन ने पढ़ा था ना प्लियोट्रॉफी, कोडोमिनेंस, है ना? तो फर्स्ट का थर्ड है बहुप्रभाविता। एक ही जीन कई लक्षणों को कंट्रोल करता है तब हम उसको बहुप्रभाविता या प्लियोट्रॉफी बोलते हैं। डोमिनेंस क्या बोलते हैं? डोमिनेंस में क्या होता है आपको पता ही होगा कि हेटेरोजाइगस में केवल एक युग्म विकल्प जो होता है वो डोमिनेंस हो जाता है किसी के ऊपर, ठीक है? और पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, के केस में कई जीन एक ही लक्षण को प्रभावित करते हैं, है ना? जैसे ब्लड के केस में अपन देखते हो कोडोमिनेंस का ये हो ही जाता है। नेक्स्ट वन है, तो अपना आंसर कौन सा बन जाता है? यहाँ पर आंसर है सी, ठीक। नेक्स्ट, नेक्स्ट है सहलगन जीन के लिए निम्न में से कौन सा एक सही है, ऐसा पूछ रहा है। तो 1 मिनट, है ना? तो इसके लिए केवल एक सही है। गुणसूत्र एक ही गुणसूत्र में पास पास स्थित रहते हैं तब हम इनको सहलग्न जीन बोलते हैं। वो बोल रहा है मध्य की दूरी इनके समानुपाती होती है, नहीं। अर्धसूत्री विभाजन के दौरान एक दूसरे से अलग हो जाते, बिल्कुल नहीं, है ना? ये दोनों नहीं है। नेक्स्ट है अपने पास क्वेश्चन, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट रिकॉम्बिनेशन एंड लिंकेज। लिंकेज की केस में और रिकॉम्बिनेशन के केस में कौन सा एक सही है? तो ये जनरली जीन युग्मों के मध्य पाई जाने वाली रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी का उपयोग कर जेनेटिक मैपिंग का निर्माण किया जाता है, ये है ना? रिकॉम्बिनेशन और लिंकेज के बीच में संबंध का सही, है ना? नेक्स्ट है अपने पास एक और मैच, देखो वो पूछ रहा है ट्रांसडक्शन। ट्रांसडक्शन ट्रांसडक्शन कहाँ होता है आपको पता है? ट्रांसफर ऑफ डीएनए, बैक्टीरियोफेज के केस में अपन ट्रांसडक्शन देखते हैं, है ना? पढ़ा होगा तो। जीन विनिमय अपन कहाँ पढ़ते हैं? गुणसूत्रों का आदान प्रदान होता है, आपने पढ़ा ही होगा, है ना? जीन विनिमय का अपन देखते ही हैं।
जब अपन क्रॉसिंग ओवर पढ़ते हैं उस केस में। म्यूटेशन में क्या होता है, अचानक से कोई चेंज हो जाता है ना। बचा अपने पास ये, तो ये वाला है ना। तो यहाँ पर जो आंसर बनेगा अपना 1 का 4, ये ठीक है। नेक्स्ट है अपने पास कैरोलस लीनियस द्वारा प्रस्तावित नामकरण की एक द्विनामकरण पद्धति से उपलब्ध नाम संबंधित है। तो उन्होंने क्या बताया था, उन्होंने बताया था एक वंशी नाम होगा, यानी एक जेनेरिक होगा, एक स्पेसिफिक नेम होगा, ठीक है। नेक्स्ट है अपने पास इंटरब्रीडिंग एनिमल्स बिलोंग टू द सेम, जो आपस में इंटरब्रीड कर पाते हैं वो सेम क्या होते हैं, सेम स्पीशीज होते हैं, है ना, सेम स्पीशीज होते हैं। नेक्स्ट है लीनियस का पदानुक्रम, ये अपन पढ़ते हैं तो आपको पता होगा सबसे बड़ा क्या होता है, क्लास होता है, फिर ऑर्डर आता है, फिर फैमिली, फिर जीनस, फिर स्पीसीज, ठीक है। कोफ करके भी याद रख लो आप, कॉफ जी। नेक्स्ट है सरीसृप के जो लंग्स होते हैं, रेप्टाइल्स के लंग्स होते हैं, रेप्टाइल्स के लंग्स स्थित होते हैं कहाँ पर होते हैं, वो ऐसा पूछ रहा है। तो ये जनरली थोरैक्स में होते हैं, है ना, वक्ष में होते हैं। नेक्स्ट है मस्तिष्क या स्पाइनल कोड के जो ग्रे मैटर में सेल के जो हमें बॉडीज मिलते हैं, इनका द्रव्यमान या समूह क्या कहलाता है। तो ये भी मैं आपको वैसे बता चुका हूँ, है ना। इसको हम क्या बोलते हैं, आप में से किसी को पता है तो बताओ। इसको हम बोलते हैं केंद्रकी बोलते हैं, कुछ अलग सा नहीं है। भारतीय राइनो कंजर्वेज, ये इस भारतीय गैंडा संरक्षित है। जब जब इसकी बात आती है तो आपको याद होना चाहिए, असम की बात हम करते हैं, है ना। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है ना। और नेक्स्ट है प्राकृतिक प्रकृति और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु अंतरराष्ट्रीय संघ IUCN बना था। ये कब बना था, इनमें से भी क्वेश्चन आ गया है ना, 1948 में बना था। नेक्स्ट है प्रथम वास्तविक जबड़ाधारी कशेरुकी जंतु, है ना, जॉ वर्टिब्रेट्स बिलोंग टू, किससे संबंधित है ऐसा पूछ रहा है। तो ये जनरली प्लेकोडमाई से रिलेटेड है। नेक्स्ट वन है निम्न में से ठंडे और अल्पाइन क्षेत्र में कौन से पौधे हैं जो गर्मी में अच्छी तरह नहीं पनपते हैं। तो जो ठंडे में पनपते होंगे वो गर्मी में थोड़ी पनपेंगे, तो इनको हम हिकिस्टोथर्म बोलते हैं, है ना, हिकिस्टोथर्म बोलते हैं। और नेक्स्ट है मृदा का जल जो पौधों को इजीली से उपलब्ध हो जाता है, पूरे पानी को हम होलार्ड बोलते हैं, पूरे पानी को हम होलार्ड बोलते हैं। प्लांट को जो प्रोवाइड हो जाता है ना, मिल जाता है इजीली से, उसको क्रिसार्ड बोलते हैं। और जिसको पानी ये अब्जॉर्ब नहीं कर पाते इसको इकार्ड बोलते हैं, यानी प्लांट ये वाला पानी ले सकते हैं। तो अपना राइट आंसर ये हो जाता है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा जो मैच है ना, वो रॉन्गली मैच है ऐसा पूछ रहा है। तो देखो कॉमर्शियलिज्म क्या होता है, एक को लाभ होता है दूसरे को कुछ भी नहीं होता है, बिल्कुल सही है, प्लस जीरो का रिलेशनशिप। एमोन्शियलिज्म में एक को हानि होती है और दूसरे को लाभ होता है, ये तो अपन देखते हैं। ये तो पैरासिटिज्म में नहीं, ये तो मतलब एमोन्शियलिज्म का उदाहरण नहीं है। एक को कुछ भी फायदा नहीं होता है और एक को हानि होती है, ऐसा एमोन्शियलिज्म में तो ये पढ़ते ना अपन। जैसे पेंसिलियम का उदाहरण देखा था, पीडेशन में एक को अब फायदा होता है दूसरे को खाती, बिल्कुल ये सही है, ये सही है, मतलब ये गलत ही हो रहा है। कोऑपरेशन दोनों एक साथ इवॉल्व होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा सड़ी हुई लकड़ी के पेड़ की छाल और गिरे हुए लट्ठों पर सूक्ष्म जीवों का एक प्रकार का अनुक्रमण है। तो देखो यहाँ पर आप अगर इसको देखेंगे तो ये देखो हाइड्रोसियर जल से रिलेटेड है, ये नमक से रिलेटेड है, और लिथोसियर चट्टानों से रिलेटेड है। बचा अपने पास एक ही, है ना, शेरुले। तो राइट आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा एक भारतीय ज्योग्राफिकल क्षेत्र है जहाँ भारी और मैनग्रोव वनस्पतियां होती हैं, है ना। तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा मालवार का पश्चिमी तट। एक मिनट, कितने लोग प्रेजेंट हैं, अच्छा ठीक है, प्रियंका मैम आ गए थे, चार मैडम।
रिकॉर्डिंग चल रही है, हाँ ठीक है। नेक्स्ट है अपने पास, निम्न में से कौन सा वायु प्रदूषक अपने स्रोतों से मेल नहीं खाता है ना? तो कौन सा है, देखो वैसे ये क्वेश्चन ना उन्होंने डिलीट कर दिया था आयोग वालों ने, तो इसमें भी हम कोई आंसर नहीं बता रहे। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व अपने स्थान के साथ सही ढंग से मेल नहीं खाता है, वो ऐसा पूछ रहा है। तो यहाँ पर देखेंगे जो गल्फ ऑफ मन्नार, मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु में है, बिल्कुल सही बात है ना? और अगर आपसे पूछा जाए कच्छ गुजरात में, बिल्कुल सही बात है। नंदा देवी हिमाचल प्रदेश में है, उत्तराखंड में है भाई, है ना? और सुंदरबन पश्चिम बंगाल में, बिल्कुल सही। तो अपना राइट आंसर यही हो जाएगा। नेक्स्ट वन है अपने पास, एक एक चौपाया, है ना? विलुप्त स्तनधारी पैकी शीट्स किस आधुनिक स्तनधारी से रिलेटेड है, वो ऐसा है। तो ये आंसर आपको पता होना चाहिए था, ये इसका आंसर था वेल से रिलेटेड है, ठीक है। मैं वैसे पढ़ा चुका हूँ ये सारी चीजें। निम्न में से कौन सा पहले आनुवंशिक पदार्थ माना गया है? वैसे हमने क्या पढ़ा है, आरएनए। आरएनए नहीं है, पीएनए है, पेप्टाइड न्यूक्लिक एसिड। एकदम अलग क्वेश्चन था उस टाइम, मैक्सिमम लोगों का गलत हुआ था। नेक्स्ट पूछ रहा है, क्रमागत विकास की दरें व्यक्त होती हैं किसमें? तो अपन जो पूछ रहे हैं, रेट ऑफ एवोल्यूशन आर एक्सप्रेस्ड, स्वीडवर्ग यूनिट होती है, या फिर 1 मिनट है ना, या हेल्डेन यूनिट होती है ना? ये सेडिमेंट कोफिशिएंट है ना? जो हम राइबोसोम के केस में पढ़ते हैं, है ना? ये रेट ऑफ एवोल्यूशन नहीं है। हेल्डान इकाइयाँ इन्हीं को बोला जाता है, जो एवोल्यूशन की रेट ऑफ एवोल्यूशन, है ना? ऑपरन एपोरन ऑपरन का सिद्धांत इससे रिलेटेड नहीं है ना? टाइम्स ऑफ यूनिट, ये भी कुछ नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट वन है, क्रमागत विकास का तटस्थ सिद्धांत प्रतिपादक है। द न्यूट्रल न्यूट्रल थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन इज प्रपोज्ड बाय, न्यूट्रल थ्योरी किसने दी थी? तो ये दिया था मुट्टू किम्यूरा ने, है ना? इन्होंने क्या बोला था, इन्होंने न्यूट्रल थ्योरी दी थी, बस आप इतना याद रखेंगे, 1968 में। वैसे तो और भी है इसके बारे में, पर अभी मेरे पास नहीं है ना? नेक्स्ट है, विज्ञान की वह शाखा जो जंतुओं के जीवन में माइग्रेशन तथा उनके आवधिक घटनाओं से संबंधित है, क्या कहलाती है? किसकी बात आ रही है? जंतुओं की बात आ रही है, जंतुओं के जीवन माइग्रेशन से, इन सब से रिलेटेड है। तो हम इसको क्या बोलते हैं? तो हम इसको फिनोलॉजी कहते हैं ना? फिनोलॉजी एक तरीके का क्या है, इनमें जैविक घटनाएं, माइग्रेशन, रिप्रोडक्शन, इन सब से इनका अध्ययन किया जाता है ना? एथोलॉजी या क्राइनोबायोलॉजी या जो इनसे रिलेटेड नहीं है। नेक्स्ट है, सामाजिक ग्रूमिंग ग्रूमिंग और एलो ग्रूमिंग एक महत्वपूर्ण जेस्चर किसके हैं, है ना? तो ये जेस्चर है जनरली प्राइमेट्स, है ना? प्राइमेट्स के समाज का, है ना? और अभी तो पढ़ लेते हैं, नहीं तो पेपर छूट जाएगा। चिंक और सी अलार्म कॉल है किसके? ये भी मैंने आपको बताया था, है ना? ये चापिंग से रिलेटेड है ना? नहीं, हाँ ठीक है, सही है, यही है, चापिंग से रिलेटेड है ये। नेक्स्ट है, रसायनों के क्षेत्र में क्रिस्पर 9 की खोज के लिए नोबेल प्राइज मिला था। केस 9 अभी अपन ने पढ़ा था ना, एपोप्टोसिस के केस में पढ़ा था, लेकिन ये पूछ रहे हैं कि नोबेल प्राइज किसको मिला था, है ना? तो ये मिला था इन्हीं को, इमैनुअल और जेनिफर डाउडना को, है ना? तो ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, मार्कर सहायता चयन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सत्य है ना? तो यहाँ पर हमने बताया था, मार्कर सहायता सीधे एक जीव के डीएनए में फेरबदल करके रिप्रोडक्शन की जो प्रोसेस है इसको तेज करते हैं, ऐसा है। नेक्स्ट है अपने पास, स्पेशल टाइप की सेल्स के लिए कल्चर मीडियम का चयन करते समय निम्न में से किन कारकों पर विचार करना चाहिए? तो एक्चुअल में सारी ही चीज़ों का ध्यान रखते हैं, पीएच का, है ना, ग्रोथ फैक्टर का, ऑस्मोलाइट्स का, है ना?
नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा इलेक्ट्रोकेमिकल बायोसेंसर का उदाहरण है? इलेक्ट्रोकेमिकल बायोसेंसर का उदाहरण है ऐसा पूछ रहा है, तो एम्पीरोमेट्रिक बायोसेंसर है ना, एम्पीरोमेट्रिक बायोसेंसर ये इसी का उदाहरण है। नेक्स्ट वन है अपने पास सोमेटिक एम्ब्रियो को क्या निम्न में से एनकैप्सुलेटेड करके हाइड्रेट सिंथेसिस सीड का उत्पादन किया जाता है ना। तो ये भी वैसे बता तो सब दिए हैं। इसमें कैल्शियम एल्जिनेट रहता है ना, कैल्शियम एल्जिनेट है। स्ट्रेप्टोमाइसिस की कोशिका में ताप या उपचार से ग्लूकोज आइसोमरेज को स्थिर कर बैच रिएक्टर में उससे ग्लूकोज के फ्रक्टोज में परिवर्तन होने की प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ऐसा पूछा है। तो इसको जनरली बोला जाए ताकि प्रोसेस पढ़ा नहीं होगा, पर आप इसको ध्यान रखें। निम्न में से विभिन्न नमूनों या सैंपल बीच जीन अभिव्यक्ति स्तरों की तुलना करने के लिए जीनोमिक्स अनुसंधान में आमतौर पर किस तकनीकी का उपयोग किया जाता है ना। तो पूछ रहा है विच कॉमनली यूज फॉर जीनोमिक्स रिसर्च। जीनोमिक्स के लिए क्या होता है आपको पता ही होगा, माइक्रो एर है ना, माइक्रो एरे एनालिसिस होता है। फ्लोरेसेंट इन सीटू हाइब्रिडाइजेशन ये क्या है, जीन के सीक्वेंस मतलब जीन की प्लेस का पता लगाने के लिए इसका उपयोग करते हैं फ्लोरेसेंट। और पीसीआर का आपने देखा ही होगा, इसका उपयोग एमपी करते हैं। डीएनए सीक्वेंसिंग का उपयोग न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस को जानने के लिए करते हैं, ना कि जीनोमिक्स। ठीक है। नेक्स्ट है जीन एक्सप्रेशन स्तरों को निर्धारित करने के लिए निम्न में से किस तकनीकी का उपयोग किया जाता है? जीन एक्सप्रेशन डिटरमाइन द जीन एक्सप्रेशन। तो देखो ये अभी जस्ट अपन ऊपर पढ़ा ना जीनोम्स, तो माइक्रो एरे एनालिसिस ही है इसका राइट आंसर। ठीक है, क्योंकि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में डीएनए के सीक्वेंस को सेपरेट कर, डीएनए आरएनए या प्रोटीन, तो ये क्या हो जाएगा, सीक्वेंसिंग ये अलग हो जाएगा है ना पॉलीमर। तो अपना राइट आंसर यही है। नेक्स्ट वन है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम EcoR1 किस डीएनए सीक्वेंस को पहचानता है और कार्य करता है? तो ये भी मैंने आपको बताया था कि कौन सा होता है, GAA-TTC GTT नहीं, मैंने बताया था GAA-TTC, GAA-TTC, हाँ ये है सीक्वेंस, आप याद रखेंगे। पैलिंड्रोमिक साइट होती है। स्वेडबर्ग इकाई निम्न में से किससे रिलेटेड है ना, किससे संबंधित है? तो ये मैंने आपको बताया था स्वेडबर्ग से रिलेटेड, अभी जस्ट बताया था है ना। सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट राइबोसोम से रिलेटेड है ना। नेक्स्ट है ब्लंट कटिंग एंजाइम्स डीएनए स्ट्रैंड के किस बॉन्ड को काटते हैं, ऐसा पूछ रहा है ना। तो ये जनरली काटते हैं फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड को, क्योंकि ये पूरे ये से ऐसे काट देते हैं अलग है ना, तो इसमें फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड भी रहते हैं। नेक्स्ट है नदर्न ब्लॉटिंग नदर्न हाइब्रिडाइजेशन स्टेप पूरी बतानी है। सबसे पहले क्या होता है क्या होता है, ठीक है। तो इसमें देखो मैं बता देता हूँ। सबसे पहले नदर्न में आपको पता, पहले तो मैंने आपको बता दूं स्नो ड्रॉप, तो पहले तो आपको गलत नहीं होना। वेस्टर्न ब्लॉटिंग प्रोटीन के लिए, नदर्न ब्लॉटिंग आरएनए के लिए, सदर्न डीएनए के लिए। तो ये नदर्न ब्लॉटिंग की बात कर रहा है, नदर्न हाइब्रिड, तो आरएनए की बात हो रही है सबसे पहले। ठीक है, आरएनए हालांकि सब दिया है, पहले आरएनए आइसोलेट करेंगे। ठीक है, हमने आइसोलेट कर लिया, और कहीं है, हाँ यहाँ। फिर जांच लेवलिंग थोड़ी हो जाएगी एकदम से है ना, जांच लेवलिंग नहीं होगी, ये था ही नहीं है ना, बचा अपने। फिर हम इलेक्ट्रोफोरेसिस करवाते हैं, फिर हम इसको क्या करते हैं, प्रोब लेवलिंग करते हैं, फिर ऑटो रेडियोग्राफी करते हैं। नेक्स्ट है होल क्रोमोसोम्स पेंट एनालिसिस इज कॉमनली डन बाई है ना। संपूर्ण पेंट क्रोमोसोम पेंट विश्लेषण सामान्यतः किसके द्वारा किए जाते हैं, ऐसा बोल रहा है। तो ये फ्लोरेसेंट इन सिटू हाइब्रिडाइजेशन के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट है और लास्ट है क्लोन हिस्टैग प्रोटीन प्यूरिफिकेशन के लिए कौन सी क्रोमेटोग्राफी तकनीकी सबसे
उपयुक्त मानी गई है। तो ये है अपनी एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, 1 मिनट। और ये रहा पेपर, कंप्लीट हो गया। देखो क्वेश्चन है हायर एजुकेशन से, है ना। तो अपनी 10वीं यूनिट आई थिंक हायर एजुकेशन की रिलेटेड, हायर एजुकेशन से रिलेटेड आई थिंक। तो यहाँ पर पूछा गया है कि शिक्षा को कौन सी सूची में रखा गया, को समवर्ती सूची में रखा गया है, और इसे 42वें संशोधन 1976 के द्वारा शामिल किया गया था। तो आप ये भी रखेंगे। शिक्षा को समवर्ती सूची में किसकी सिफारिशों पर डाला गया था, तो सप्रू समिति, है ना। सप्रू समिति की सिफारिशों के आधार पर इसको समवर्ती सूची में रखा गया था। एनईपी 2020 के तहत एमएचआरडी का नाम बदलकर क्या रख दिया, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर दिया था। ठीक है, नेक्स्ट है उच्च शिक्षा प्रणाली छात्र संख्या के मामले में दुनिया की सेकेंड लार्जेस्ट प्रणाली है ना। वर्तमान में भारत का उच्च शिक्षा में GRE कितना है ना, ऐसा पूछा था, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो। तो ये 28.4% है। तो बोल रहे हैं कि 2035 तक बढ़ाने का कितना लक्ष्य है ना। एनईपी 2020 का लक्ष्य कितना है, तो इन्होंने उच्च शिक्षा में GRE को बढ़ाकर 50% करने का है, जो बच्चे ड्रॉप आउट हो जाते हैं उस केस में आई थिंक, है ना। है प्राचीन काल में उपनयन संस्कार औपचारिक शिक्षा की शुरुआत का प्रतीक था, है ना। तो ये भी कभी आ जाए, उपनयन संस्कार किससे रिलेटेड है, तो आप याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है समावर्तन संस्कार शिक्षा की समाप्ति पर आधुनिक जो अपन कन्वोकेशन या दीक्षांत समारोह बोलते हैं, वो उसी से रिलेटेड था, है ना, समावर्तन संस्कार। नेक्स्ट है उपाध्याय वे शिक्षक होते थे जो अपनी जीविका के लिए छात्रों को निःशुल्क पढ़ाते थे। कभी आ जाए तो आप याद रखेंगे। प्राचीन भारत की जो विदेशी महिलाओं में गार्गी और लोक मुद्रा के नाम प्रमुख हैं। ऐसे तक्षशिला विश्वविद्यालय विशेष रूप से मेडिसिन की शिक्षा के लिए विश्व प्रसिद्ध था। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय दुनिया का पहला रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी था। ये भी मैंने आपको पढ़ा दिया है वैसे। नालंदा विश्वविद्यालय की विशाल लाइब्रेरी का नाम धर्मगंज था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय तांत्रिक बुद्धिज्म के स्टडी का मुख्य केंद्र माना जाता था। वुड डिस्पैच, हाँ ये इम्पोर्टेंट है ना, वुड डिस्पैच 1854 को, है ना, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता था, है ना। तो ये भी आप याद रखेंगे, जो ईयर वाले हैं वो ज्यादा याद रखेंगे। राधा कृष्णन कमीशन 1948 ने विश्वविद्यालय शिक्षा में सुधार हेतु यूजीसी की स्थापना की थी 1948 में, है ना। है यूजीसी को 1956 में संसद के एक अधिनियम द्वारा स्टेट्यूटरी बॉडी या संवैधानिक निकाय बनाया गया था। भारत का पहला आईआईटी 1951 में आईआईटी खड़गपुर, है ना, पश्चिम बंगाल में स्थित किया गया था। नेक्स्ट है इग्नू की स्थापना 1985 में हुई थी, जो भारत का प्रमुख ओपन यूनिवर्सिटी। अगर आपसे ऐसा पूछा जाए कि फर्स्ट ओपन यूनिवर्सिटी कब खोला गया था, तो वो 1982 में, ये इग्नू है ना। फर्स्ट 1982 में डॉक्टर BR अम्बेडकर, और वो था हैदराबाद में, है ना, वो हैदराबाद में था। नेक्स्ट है अपने पास नेक की स्थापना 1994 में हुई थी, और इसका मुख्यालय बेंगलोर में है। वेद आरंभ संस्कार में छात्र वेदों का अध्ययन और अक्षर लेखन शुरू करता था। ठीक है, कुछ नहीं है ऐसा। और द्विज शब्द का, ठीक है, मैं इम्पोर्टेंट ही बताऊंगा, सारा कुछ तो आप पढ़ने लायक भी है बहुत सारा। जगदाला विश्वविद्यालय की स्थापना पाल वंश के राजा रामपाल द्वारा बंगाल में की गई थी। ऐसे ही पुष्पगिरी एक प्राचीन बौद्ध विश्वविद्यालय था, जो वर्तमान में उड़ीसा में है ना। नेक्स्ट है अपने को मेघालय माइन्यूट्स, है ना। 1935 ने भारत में अंग्रेजी माध्यम, और ये पूरा याद रखेंगे, डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी या अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत को लागू किया था, है ना, मेघालय।
तो आप याद, हंटर कमीशन भी याद रखेंगे 1882, इन्होंने भारतीय शिक्षा आयोग, इसको भारतीय शिक्षा आयोग के नाम से भी जाना जाता है ना। 1882 की बात है। इंडियन एजुकेशन कमीशन, शेडलर कमीशन 1917 से 1919 है ना, ने शिक्षा की जो 10+2+3 की जो स्ट्रक्चर है ना, ऑटोनोमस यूनिवर्सिटीज को इन्होंने सुझाव दिया था। राधा कृष्ण कमीशन 1948 से 49 है, ठीक है, जो स्वतंत्र भारत का पहला यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन था, बाद में यूजीसी बताओ, है ना। मुदालियर जो कमीशन है 1952-53 का, मुख्य ध्यान किस पे था, सेकेंडरी एजुकेशन से रिलेटेड था, सेकेंडरी एजुकेशन के सुधारों पर था, ठीक है। कोठारी कमीशन 1964 से 66, इन्होंने एजुकेशन और नेशनल डेवलपमेंट दिया था, ऐसा है। जो अपन देखते हैं ना, फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी अपन पढ़ते हैं एनईपी, तो ये एक मिनट, हाँ, नेशनल नॉलेज कमीशन 2005 के अध्यक्ष सैम पित्रोदा थे, तो आप याद रखेंगे। स्वयं का पूरा नाम आ जाता है वे स्टडी वेव एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स, ठीक है। स्वयं प्रभा में 40 डीटीएच चैनल का समूह है जो GSAT-15 सैटेलाइट का उपयोग करता है। एबीसी क्रेडिट कार्ड, है ना, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट इसको बोला जाता है, और ये क्या करता है, शैक्षणिक क्रेडिट को स्टोर करने वाला एक डिजिटल वॉलेट है, ऐसे ही, ठीक है। नेक्स्ट है अपने पास बनारस प्राचीन काल से ही हिंदू धर्म, वेदों और पुराणों की शिक्षा का प्रमुख केंद्र रहा है। ऐसे ही अपने प्राचीन भारत में उज्जैन विशेष रूप से एस्ट्रोनॉमी, है ना, खगोल शास्त्र की शिक्षा के लिए विश्व प्रसिद्ध था। तो ऐसे आंसर आ जाते हैं। तक्षशिला जो आज वर्तमान में रावलपिंडी पाकिस्तान के पास स्थित, पाकिस्तान में रावलपिंडी के पास स्थित है ना, जो सबसे पुराने विश्वविद्यालय में गिना जाता है, सबसे पुराना विश्वविद्यालय यही था, ठीक है। तक्षशिला में विशेष रूप से चिकित्सा या मेडिसिन की पढ़ाई होती थी। और महान संस्कृत जो व्याकरणविद है पाणिनि, इन्होंने अष्टाध्यायी लिखी थी, और ये तक्षशिला के छात्र थे। ऐसे कौटिल्य भी थे, है ना, इन्होंने अर्थशास्त्र लिखा था। जीवक जीवक जो थे महात्मा बुद्ध के व्यक्तिगत जो चिकित्सक बोलते हैं या वैद्य बोलते हैं, वो भी तक्षशिला के विद्वान थे। तो अपन ने यहाँ पर इतने सारे देख लिए। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना 5वीं शताब्दी में हुई थी, है ना, और इसके ये गुप्त वंश के जो शासक थे कुमारगुप्त फर्स्ट द्वारा की गई थी, याद रखेंगे। नालंदा को ऑक्सफोर्ड ऑफ एंशियंट इंडिया भी कहा जाता है ना। तो सीधा सीधा यहाँ पर एक विशाल लाइब्रेरी थी धर्मगंज, जिसमें 3 प्रमुख भाग थे, एक रत्न सागर, एक रत्नोदधि और एक रत्न रंजक, है ना। तो ये आप याद रखेंगे। नालंदा में देखो चीनी यात्री आए थे, एनसांग और इत्सिंग, आप याद रखेंगे। बख्तियार खिलजी ने 1212 में क्या किया था, नालंदा विश्वविद्यालय और उसकी लाइब्रेरी को पूरा नष्ट कर दिया था जला के। नालंदा विश्वविद्यालय को विश्व का पहला रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी भी माना जाता है। 5वीं शताब्दी में कुमारगुप्त ने इसकी स्थापना की थी। अपन ने बताया था ना कुमारगुप्त, हाँ ठीक है, 2 बार आ गया, ठीक है। कोई क्वेश्चन डबल बार रिपीट है। आतिशा दीपांकर सृंजना, है ना, श्री ज्ञान लिखा है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के सबसे प्रसिद्ध विद्वानों में से एक थे, है ना। और ठीक है, वल्लभी गुजरात के सौराष्ट्र में स्थित थी। ये हीनयान बुद्धिज्म की एक शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र थी, ठीक है। राधा कृष्ण आयोग मैंने अभी बता दिया था, ठीक है। हाँ, ये क्वेश्चन है अपने पास। यूजीसी को वर्ष 1956 में संसद के एक अधिनियम द्वारा संवैधानिक निकाय बनाया गया था, तो ये 1956 है। आईआईएससी बेंगलुरु वर्ष 1958 में पहली डीम्ड यूनिवर्सिटी बने, तो ये भी आप याद रखेंगे, फर्स्ट डीम्ड यूनिवर्सिटी। और
दुर्गाबाई देशमुख कमेटी 1958 का गठन विशेष रूप से वुमेन्स एजुकेशन के लिए किया गया था, तो ये भी एक अच्छा है, आप याद रख लेना। श्री प्रकाश कमीशन 1959 का मुख्य संबंध वैल्यू एजुकेशन से है, ठीक है। कोठारी, ये जस्ट मैंने आपको बता ही दिया था, इन्होंने फॉर्मूला दिया था 10+2+3 संरचना, 3 लैंग्वेज फॉर्मूला की सिफारिश भी की थी। फर्स्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1968 में इंदिरा गांधी के कार्यकाल में आई थी, यही 64-66 ने सिफारिश की थी, बाद में ये एनपी है, नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन लिख दिया है ना। 1986 के तहत नवोदय विद्यालय और ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जैसी जो योजनाएं थी, स्कीम्स थी, वो भी स्टार्ट की गई थी। नेक्स्ट पोआ जो है प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992 में 92 को 1986 की नीति की समीक्षा और सुधार के लिए लाया गया था, है ना। ऐसे यशपाल कमेटी है, इसकी रिपोर्ट की लर्निंग विदाउट वर्डन, शिक्षा बिना बोझ के, है ना, इसका ये था, याद रखेंगे। नेशनल नॉलेज कमीशन 2005 की अध्यक्षता, जस्ट अपन ने ऊपर पढ़ ही लिया था, ठीक है। हाँ, जो अपनी 2020 की जो अंतिम एनईपी जो था, उसका ड्राफ्ट किसने तैयार किया था? कस्तूरी रंगन कमेटी द्वारा तैयार किया गया था। एनसीईआरटी की स्थापना स्कूल शिक्षा में अनुसंधान और प्रशिक्षण के लिए 1961 में हुई थी। स्वतंत्र भारत का पहला आईआईटी खड़गपुर 1951 में स्थापित हुआ था। एआईसीटीई को वर्ष 1987 में संसद के अधिनियम द्वारा, है ना, स्टेट्यूटरी बॉडी का दर्जा दिया गया था। नेक की स्थापना 1994 में हुई थी और जस्ट 2 बार आ गया, ये जस्ट मैंने अभी पढ़ाया ही था, है ना। भारत का पहला स्पोर्ट यूनिवर्सिटी मणिपुर में खोला गया है ना, तो ये याद रख सकते हैं। ये हो गया था, ये हो गया, ठीक है, ये भी हो गया। संवैधानिक निकाय, ये भी हो गया। श्री प्रकाश कमेटी का मुख्य संबंध वैल्यू एजुकेशन से था, है ना, मूल्य शिक्षा से था। संपूर्णानंद, ये कौन सा है? श्याम पूर्णानंद कमेटी, पता नहीं, इसका नाम गलत आ गया है। कोठारी कमीशन, ठीक है, भारत में ये ठीक है, ये सब मैंने बताया। 1986 जो एनईपी है, एनपीई बोल रहे हैं ना, नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन, इसके तहत ग्रामीण प्रतिभाओं के लिए नवोदय विद्यालय की स्थापना हुई थी, अभी अपन ने ऊपर बताया था, है ना। राममूर्ति कमेटी 1990 ने 1986 की जो शिक्षा की नीति थी उसकी समीक्षा की थी, है ना, ये भी है। नेक्स्ट ये हो गए। यहाँ पर है नेशनल नॉलेज कमीशन, 2005 के अध्यक्ष सैम पित्रोदा थे, है ना। और यहाँ पर देख रहे हैं, नेशनल नॉलेज कमीशन ने देश में गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा के लिए 1500 विश्वविद्यालय खोलने का सुझाव दिया था, आप याद रखेंगे। टीएसआर सुब्रमण्यम कमेटी ने नई शिक्षा नीति का प्रारंभिक मसौदा तैयार किया था, है ना, प्रारंभिक मसौदा। और के कस्तूरी रंजन की अध्यक्षता में एनईपी 2000 का अंतिम ड्राफ्ट दिया गया था, दोनों याद रखेंगे, ठीक है। एनसीईआरटी 1961 में स्कूल के लिए पाठ्यक्रम तैयार करती है, ठीक है, भारत का ये हो गया था। एआईसीटी 1945 तकनीकी और प्रबंधन के लिए रेगुलेशन का कार्य करती है, आप ये याद रखेंगे, ठीक है। भारत का पहला आईआईएम 1961 में कलकत्ता में स्थापित किया गया था, है ना। एनसीटी को 1995 में शिक्षा के स्वतंत्र बिना क्या है, सॉरी, नियामक नियामक के रूप में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है केबीएस। केबीएस की स्थापना जो है ना, 1963 में की गई, केंद्र सरकार के द्वारा, है ना, कर्मचारियों के बच्चों के लिए मुख्य रूप से की गई थी, है ना। एनवीएस 1986 ग्रामीण मेधावी छात्राओं के लिए मुफ्त आवासीय विद्यालय जो होते हैं ना, नवोदय विद्यालय। इग्नू का जस्ट मैंने आपको आप पढ़ लिया, ये क्वेश्चन आप याद रख लेना। रूसा 2013 में आया था, जिसका नाम बदलकर 2023 में पीएम ऊषा कर दिया, ठीक है, प्रधानमंत्री उच्च शिक्षा, है ना।
नेक्स्ट है नेक, मैंने बता दिया था। एनबीए ठीक है, हो गया। नेक्स्ट है अपने पास ICSSR 1969, सामाजिक विज्ञान अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए इम्प्रेस योजना चलाता है। बार्क 1954, परमाणु ऊर्जा अनुसंधान एटॉमिक एनर्जी रिसर्च का मुख्य केंद्र है। ठीक है। इसरो 1969, अंतरिक्ष अनुसंधान और विज्ञान प्रौद्योगिकी स्पेस साइंस के लिए रेस्पॉन्सिबल रहता। तो ये कुछ आपको एनपीटीएल 2003 इंजीनियरिंग शिक्षा के लिए सबसे पुरानी डिजिटल इनिशिएटिव है, आप याद रखेंगे। ये भी याद रखेंगे कि ई ज्ञान कोश जो है ना, ई ज्ञान कोश 2005 इग्नू का डिजिटल रिपोजिटरी प्लेटफॉर्म है। ई पीजी पाठशाला 2014-15 में पीजी के छात्रों के लिए ई कंटेंट प्रोवाइड करवाता है। ई पाठशाला, ई पीजी पाठशाला है ना। स्वयं 2017 में आया था भारत का मूक मासिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज का प्लेटफॉर्म है ना। और इसका मैंने फुल फॉर्म आपको ऊपर बताया। पीएम ई विद्या 2020 में आया था। डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कोविड के दौरान इसको स्टार्ट किया गया था, पीएम ई विद्या। ठीक है। एकेडमिक, ये जस्ट मैंने आपको बता ही दिया था, एबीसी है ना। एबीसी में जमा किए गए क्रेडिट की वैलिडिटी जो है 7 वर्ष की होती है। ठीक है। नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी को आईआईटी खड़गपुर द्वारा विकसित किया गया था। अच्छा, इतनी 150 क्वेश्चन थे, कम थे। नेशनल एकेडमिक डिपोजिटरी मार्कशीट और डिग्री को डिजिटल वॉलेट में सुरक्षित रखता है। ऐसे ही यहाँ देखेंगे स्वयं प्रभा में कितने चैनल हैं, ये जस्ट हो ही गया था, आपको बताया था। स्वयं प्रभा के चैनल नंबर 1 से 7 तक CEC न्यू दिल्ली द्वारा संचालित। ये भी पूछे जाते हैं कौन सा चैनल कहाँ से क्या करता है। स्वयं प्रभा के चैनल 10 से 16 इग्नू द्वारा मेंटेन किए जाते हैं। स्वयं प्रभा का चैनल 16 है, विशेष रूप से स्किल एंड वोकेशनल एजुकेशन के लिए है ना। ये जस्ट मैंने आपको पहले बताया था। डॉक्टर BR अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी 1982 में भारत का पहला ओपन विश्वविद्यालय था। ऐसे ही भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय जिसको हम बोलते हैं SNDT है ना, श्रीमती नाथीबाई दामोदर टेक्सर क्या नाम है, ठक्का श्री है ना, वुमेन्स यूनिवर्सिटी है, DK कर्वे द्वारा स्थापित किया गया था। तो एक मिनट,